नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो कि 11वीं कक्षा के इतिहास के एनसीईआरटी बुक से है, जिसका टाइटल है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के जो राज्य का स्ट्रक्चर था और उसका क्रियान्वयन था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस राज्य में सेनेटर की एक अहम भूमिका होती थी, उसके साथ साथ राजा, सेना और राज्य की जो प्रशासन थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य के इतने विकास होने के कारण इतिहास लेखन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह के नए स्रोतों का अध्ययन किया जाता है इतिहास रोमन के बारे में जानने के दौरान। अगर हम राज्य और उसके क्रियान्वयन पे चर्चा करें तो जैसा कि मालूम है कि नागरिकता रोम के सभी जनसंख्या को नहीं हासिल थी। बहुत छोटी सी जनसंख्या होती थी जिसे नागरिकता हासिल होती थी, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे सेनेट, जो कि आज के तौर पे कह सकते हैं कि आज का जो राज्यसभा है उसके मेंबर हैं, जिनका मुख्य काम कानून निर्माण करना होता था। और ये कानून निर्माण वो करते थे जिस तरह से आज हमारा पार्लियामेंट है, उसी तरह से उस समय भी एक पार्लियामेंट हुआ करती थी। और उस पार्लियामेंट में ये लोग आपस में चर्चा करते थे और जो भी किसी भी विषय पे जो भी फैसला होता था उसे राजा को बताते और राजा फिर उसको एग्जीक्यूट किया करता था। सेनेटर के अलावा जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं उसमें काउंसिल हुआ करते थे। सेनेटर के अंदर ही बहुत सारे विभाजन किए हुए होते थे, ट्रिब्यून होते थे, काउंसिल्स होते थे। उसके साथ साथ ऑर्डिनरी सिटीजन होते थे, ऑर्डिनरी नॉन सिटीजन होते थे, उसके अलावा दास होते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन में ज्यादातर जो किसान होते थे या फिर जो सेना में लोग होते थे या फिर जो शहर में रहने वाले व्यापार करने वाले या छोटे मोटे उत्पादन करने वाले लोग हुआ करते थे। और स्लेव जो होते थे उनको किसी भी तरह का कोई भी दासों को अधिकार, ना तो राजनीतिक ना किसी तरह का अधिकार नहीं होता था। उसके साथ साथ महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था, हालांकि उन्हें नागरिकता थी लेकिन कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया के बाद जब कानून बन जाता था या किसी भी विषय के ऊपर फैसला हो जाता था तो राजा को वो उसे सूचित किया जाता था और राजा का ये फर्ज होता था कि उसको वो एग्जीक्यूट करे, उसको क्रियान्वयन में लाए। और राजा इस क्रियान्वयन में, इस जो भी फैसले को क्रियान्वयन में लाना होता था उसके लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता था। अलग अलग, जैसे उनके पास आर्मी होती थी, उनके पास और भी काउंसिल्स हुआ करते थे, लीग्स होते थे, मेजर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। तो इन सारों को की मदद से राजा उनका प्रशासन करता था और शहर का साथ साथ में प्रशासन का इस्तेमाल, देख रेख सब कुछ किया करता था। उसके अलावा राजा फैसला सेनेट लिया करती थी, लेकिन साम्राज्य के विस्तार से संबंधित जो भी एग्जीक्यूशन का पार्ट होता था वो राजा सेना मिल करके करती थी। अब सेनेटर को अगर देखें तो आज का जो हमारा पार्लियामेंट है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, जिस तरह से आज के पार्लियामेंट में संसद के अंदर सारे नेताएं बैठ करके चर्चा करते हैं और उस पर फैसला लेते हैं, उसी तरह से आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक सेनेट जो सबसे प्रमुख होता था, जिसको आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, वो बीच में बैठा हुआ है और बाकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं और आखिरी फैसला लिया जाएगा और वो फैसला फिर जो भी होगा वो राजा को मान्य होगा। तो इसलिए सेनेट सर्वोच्च शक्ति हुआ करती थी रोमन साम्राज्य के अंदर, कानूनी रूप से राज्य के नजर में। उसके अलावा प्रिंसपते होते थे, प्रिंसपते जो सेनेट के प्रमुख होते थे, और ये बाद में चल करके राजा अपने आप को प्रिंसपते बना देते हैं। सेनेटर और राजा के बीच में जो संबंध था, कहीं ना कहीं सेना निर्भर होती थी सेनेट के ऊपर और सेनेटर के ऊपर। लेकिन एक राजा आए गलिनियस, जिनके काल के दौरान सेनेटर और सेना के बीच में जो संबंध थे उसको तोड़ दिया गया और सेना पूरी तरह से उत्तरदायी हो गई राजा के प्रति। यानी कि अब सेना को राजा से कंसल्ट करना है, उससे संपर्क रखना है, न कि सेनेट से रखना है या उनकी बातों को मानना है। उसी तरह से अगर आप देखें, इस सेनेट में एक और खासियत थी कि सेनेट के अंदर जितने भी लोग इसके सदस्य हुआ करते थे वो ज्यादातर शुरुआती दौर में सिर्फ रोम से हुआ करते थे और इटली के क्षेत्रों से हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके बाद फिर उसमें जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के क्षेत्र थे, जिसमें कि आपको आज के दौर में पूर्वी पश्चिमी एशिया भी कह सकते हैं, तुर्की वगैरह का क्षेत्र, वहां से भी सेनेट उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। हालांकि बहुत उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा उसके अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए। आगे चल करके अफ्रीका से भी सेनेटर लोग सेनेट में अपना प्रतिनिधित्व करने लगे, अपना योगदान देने लगे, और एक समय आया जब ये लोग डोमिनेट भी कहीं ना कहीं दोनों मिलकर के करने लगे।
अब अगर सम्राट सेना और सेनेटर के बीच में जो संबंध थे उसके ऊपर चर्चा करें तो एक समय था जब सबसे ऊपर सेनेट हुआ करती थी और सेनेट के नीचे ही जितने भी काउंसिल हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो, राजा हो चाहे सेना हो चाहे और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, सब उसके अंदर काम करते थे। लेकिन चौथी शताब्दी आते आते रोमन या तीसरी दूसरी शताब्दी ही कहते हैं, आते आते अगस्टस के टाइम पे आते आते राजा सबसे प्रमुख हो जाता है और वो सेनेट एक हिस्सा उस राज्य व्यवस्था का रहता है, न कि सेनेट सबसे ऊपर रहता है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे होंगे कि सेनेट राजा को अलग ढंग से कंट्रोल कर रहा है और सेनेट के नीचे भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि उसके साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेनेट की शक्ति कम हुई है इस पूरे काल के दौरान। उसमें खास करके जब ये दौर आता है, जब राजा धीरे धीरे ज्यादा बड़े होते जाते हैं, ताकतवर होते जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को प्रिंसपते घोषित किया, राजा घोषित नहीं किया। और प्रिंसपते का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, यानी कि जो प्रमुख नागरिक है, यानी सारे नागरिकों में से जो सबसे मुख्य नागरिक है, वो कहीं ना कहीं राजा अपने आप को कहने लगा और धीरे धीरे फिर अपने आप को सम्राट भी कहने लगा। और ये हुआ है गलिनियस जो एक राजा थे उनके कालखंड के दौरान हुआ है। सेना शुरू में अंदर होती थी सेनेट के अंदर, लेकिन बाद में चल करके चूंकि सेना सारी वेतन भोगी होती थी और उन्हें वेतन देने का कार्य राजा किया करता था, तो धीरे धीरे डायरेक्टली वो राजा के कंट्रोल में आ गए। प्रशासन का अगर देखें तो उसी तरह से जिस तरह से इस मैप में आप देख रहे हैं, बहुत सारे सेनेट हैं, काउंसिल्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं और भी ट्रिब्यून्स हैं, वो सब मिलकर के किसी शहर का या उस क्षेत्र का प्रशासन के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। उसके अलावा महिलाएं और भी होती थी, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते थे या जो स्लेव होते थे उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता था। उनको न तो किसी तरह का कोई अधिकार था, न ही कोई प्रॉपर्टी रख सकते थे। उनको वो सिर्फ काम करते थे या कभी ग्लेडिएटर भी बन सकते थे, इवन वो प्रोस्टिट्यूट भी हुआ करते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कर संग्रहण की प्रशासन में, चूंकि कर संग्रहण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था, तो कर संग्रहण की भी अपनी एक प्रक्रिया होती थी जिसमें सिक्कों में या फिर काइन में भी, वस्तुओं में भी कर का संग्रह किया जाता। हालांकि ज्यादातर कर संग्रह सिक्कों में ही किया जाता था, नगद रूप से। कानून व्यवस्था बनाई जाती थी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे ओहदे थे, बहुत सारे जनरल हुआ करते थे। पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट में खास करके ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, इस तरह की पनिशमेंट सबसे ज्यादा फेमस थी। और यही कारण है कि जब आप देखते होंगे ईसा मसीह को जो पनिशमेंट दिया गया था वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में, क्रूसेड जिसको कहते हैं, उसी फॉर्म में दिया गया था। इतिहास लेखन पे अगर चर्चा करें कि जिस दौर में रोमन साम्राज्य का उत्थान हुआ और उसका डोमिनेंस बढ़ा और फिर पतन हुआ, इस पूरे कालखंड के दौरान रोमन साम्राज्य पहली सभ्यता है जिसने इतिहास लिखना शुरू किया। और वो इतिहास एक क्रमबद्ध रूप से लिखना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे फैक्टर ने काम दिया। जैसे अवशेष हैं, तो अवशेष पहले भी हुआ करते थे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उस सारे इतिहासों में अवशेष का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण स्रोत इस काल में आया रोमन साम्राज्य के दौरान, वो था कागज पे लिखा जाना। और ये कागज अभी वो कागज नहीं थी जो कि चीन से बाद में चल करके आगे आएगी, जिसपे लिखा जाएगा। ये एक पेपरस हुआ करते थे जो अफ्रीका में एक पेड़ होते थे, उसके छालों से बनाया जाता था। और ये सामने जो देख रहे हैं यही ये पेपरस का कागज बना हुआ है, जिसपे चित्रकारी हो या कोई भी लिखावट हो वो लिखी जाती थी। आज भी जो लिपि है हमारी, वो कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य की जो लिपि थी उसी से प्रेरित है। दस्तावेज हुआ करते थे, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, जितने भी राज्य से संबंधित फैसले लेने हो, जितने भी चर्चाएं करनी है, वो सबको लिखा जाता था। वो सारे दस्तावेज अभी भी मौजूद हैं और वो हमारे इतिहास लेखन में बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा खास करके एक राज्य द्वारा अपॉइंट किया हुआ इतिहासकार भी हुआ करता था रोमन साम्राज्य में, जो कि इतिहास लिखने का काम करता था, जिसे हम अनाल्स भी कहते थे। अनाल्स बेसिकली एक तरह का इतिहास है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि एक साल के बाद दूसरा साल, दूसरे साल के बाद तीसरा साल क्या क्या हुआ है उसको ईयर वाइज सब कुछ लिखा जाता था। उसे एनाल्स कहा जाता था। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक ये एनाल्स है। दो महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हुए उस दौर में, एरिस्टोटल के अलावा, हालांकि फादर ऑफ उन्हें बोला जाता है इतिहास,
लेकिन प्लिनी और टेसिटस दो बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार उस दौर में हुए जिन्होंने की लिखा है इतिहास उस दौर का। इस वीडियो में अगर हम देखें कि हमने सीखा क्या, तो रोमन साम्राज्य के राज्य के विभिन्न तंत्रों के बारे में हमने जाना, राज्य के विभिन्न कार्यक्षेत्र के बारे में जाना, रोमन साम्राज्य के दौरान इतिहास लेखन में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नए बदलाव हुए हैं, उसको हमने जाना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के अंदर खास करके उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम कृषि पर चर्चा करेंगे, वाणिज्य और व्यापार पर चर्चा करेंगे, दास प्रथा किस तरह से एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का अंग था, हम इस पर चर्चा करेंगे। और व्यापार में जब चर्चा कर रहे होंगे, व्यापार वाणिज्य और कृषि में, तो हम उसमें जैतून का तेल और वाइन के ऊपर खास करके चर्चा करेंगे कि ये दो महत्वपूर्ण कृषि के क्षेत्र हुआ करते थे रोमन साम्राज्य के दौरान। उसके अलावा हम उत्पादन के बारे में भी चर्चा करेंगे, उत्पादन की विभिन्न विधियों के बारे में, उसके केंद्र कुछ हुआ करते होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें सिक्कों का क्या, यानी कि मनी का क्या योगदान था। धन्यवाद।